वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया। चलिए आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 2022 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा फील गुड मूवी। और ये मूवी ही नहीं, इसका कॉन्सेप्ट एकदम हटके है। मूवी के हीरो को एक बड़ी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम भी ऐसी कि दुनिया में किसी और को वो प्रॉब्लम नहीं है। उसे अपने बर्थडे का दिन छोड़कर साल के बाकी 364 दिन याद नहीं रहते। मतलब कंडीशन ऐसी है कि वो सो के उठा तो 1 साल गुजर जाएगा, फिर सोएगा, फिर उठेगा तो 1 साल गुजर जाएगा। अब सोचिए इससे उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं अपने हीरो को, जिसका नाम है डैनी। आज 2008 न्यू ईयर है और सभी सेलिब्रेशन में मस्त होते हैं। उस भीड़ में वो अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे जाकर उसको झट से किस कर देता है, लेकिन ये उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, कोई और ही है। डैनी उस लड़की से माफी मांगता है कि प्लीज मैंने जानबूझकर नहीं किया था। रिसेंटली मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को डिट्टो ऐसा ही ड्रेस खरीद कर दिया था, इसलिए इस ड्रेस को देखकर मुझे धोखा हो गया। वो लड़की काफी गुस्सा होती है, लेकिन कहती है कि इससे पहले कि मैं तुम्हारे गाल पे चांटा मार दूं, दफा हो जाओ यहाँ से। तभी डैनी की गर्लफ्रेंड आ जाती है। डैनी कहता है कि देखा आपने, ये है मेरी गर्लफ्रेंड, आपने बिल्कुल यही सेम ड्रेस पहना हुआ है, अब तो मुझ पर विश्वास कीजिए और प्लीज माफ कर दीजिए। लेकिन डैनी की गर्लफ्रेंड ने उसे इस लड़की को किस करते हुए देख लिया था, और वो डैनी से ब्रेकअप कर देती है और वॉर्न भी करती है कि आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करो। लो यार, न्यू ईयर की बड़ी अच्छी शुरुआत हुई, ये सोचकर डैनी निराश हो जाता है। अब वो लड़की कहती है कि यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ अपनी गर्लफ्रेंड को मनाओ। लेकिन डैनी कहता है कि नहीं, वो बड़ी जिद्दी है, एक बार ब्रेकअप कर गई तो कर गई बस, वो कभी मुझे माफ नहीं करेगी। वैसे आप सिंगल हैं क्या? इस तरह वो उस नई लड़की के साथ शुरू हो जाता है। बातें भी काफी अच्छी कर लेता है, जिससे वो लड़की इंप्रेस हो जाती है। इस तरह से एक ही दिन में डैनी की गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर गई और उसी मोमेंट में उसको नई गर्लफ्रेंड भी मिल गई। बताओ यार। और इस नई गर्लफ्रेंड का नाम है एलिस, और यही दोस्तों अपनी कहानी की हीरोइन भी है। यहाँ से कई महीनों के बाद दिखाते हैं कि अब डैनी और एलिस की शादी हो चुकी है। शादी के बाद आज डैनी का पहला बर्थडे आता है, तो एलिस ने काफी कुछ प्लान करके रखा हुआ था सेलिब्रेशन के लिए। वो डैनी के साथ बाहर जाना चाहती थी। वो बड़े प्यार से डैनी को विश करती है और अपना प्लान उसे बताती है। लेकिन अपना हीरो कहता है, अरे यार आज ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम है डियर, बाहर तो नहीं जा पाएंगे, शाम को सेलिब्रेशन के लिए पहुंच जाऊंगा पर घर पर। और दोस्तों इसको देखिए, 5 मिनट लेट क्या हो गया, वो तूफान की तेजी से रेडी हो जाता है। एलिस तो उसके लिए तबीयत से पैनकेक बना रही होती है, लेकिन वो है कि जल्दी जल्दी बनाने को कहता है। एलिस भी तंग आकर कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, 10 मिनट लेट जाओगे तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा ऑफिस में। पर डैनी तो बस काम की बातें करने लग जाता है। लगता है पैदा होते ही इसके पेरेंट्स ने इसे किसी ऑफिस को गोद दे दिया था, तभी तो जब देखो काम काम काम, सिर्फ काम ही करता रहता है। यहाँ पैनकेक गर्मा गर्म होते हैं। एलिस कहती है कि तुम 10 तक गिनो बस, तब तक पैनकेक्स ठंडे हो जाएंगे। लेकिन डैनी के पास उतना भी टाइम नहीं है, और गर्मा गर्म पैनकेक्स को मुंह में डालकर वो निकल जाता है ऑफिस के लिए। आज कोई रिपोर्ट सबमिट करने का आखिरी दिन है, और इसी वजह से डैनी बड़ी टेंशन में है। दूसरी ओर एलिस को दिखाते हैं, जो कि एक बहुत ही काबिल चित्रकार है। अपनी पेंटिंग्स वगैरह बनाने के बाद वो डैनी के बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी में लग जाती है। हाँ, मेहमान भी आना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। एलिस डैनी को कॉल करती है, तो डैनी कहता है मैं रास्ते में हूँ, बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हालांकि ये झूठ था। वो एलिस से कहता है कि देखो मैं घर आने से पहले अपने पापा से मिल आता हूँ, उन्हें कुछ चीजों की जरूरत थी। असल में डैनी के पापा को डिमेंशिया है और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, इस वजह से वो एक एल्डर केयर सेंटर में रहते हैं। डैनी उन्हें कुछ चीजें देकर कहता है कि पापा आज मेरा बर्थडे है, घर पर सेलिब्रेशन चल रहा है, इसलिए मुझे जाना होगा। आपको कुछ और चाहिए होगा तो मैं पार्टी के बाद आपको ला कर दे दूंगा। ये कहकर वो जल्दी में निकल जाता है, पर तभी कारपेंटर कॉल करके कहता है कि सर आपका बाथरूम डोर रेडी हो चुका है, प्लीज आकर लेकर जाइए। डैनी कहता है मैं कल ले लूंगा यार उसे, लेकिन कारपेंटर कहता है कि कल मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ, 10 दिन के बाद लौटूंगा। अब डैनी को मजबूरन वहां पर जाना पड़ता है, और वो अपना डोर गाड़ी में घुसेड़ कर घर आने लगता है। इसी बीच एलिस कॉल पे कॉल किए जाती कि सारे मेहमान आ चुके हैं, तुम कहाँ पर हो। डैनी उसे शांत करके फिर ट्रैफिक से जूझ कर आखिरकार घर पहुंच जाता है, और पार्टी भी शुरू हो चुकी थी। अब उसको दरवाजा लाते हुए देखकर उसके दोस्त उसको चिढ़ाते भी हैं कि क्या यार तुमने खुद को दरवाजा गिफ्ट किया है। ये है डैनी का बेस्ट फ्रेंड वलेरियो। वो तो कुछ ज्यादा ही डैनी की टांग खींचता है कि हमें लगा तुम अपने अगले बर्थडे पे घर लौटोगे। फिर डैनी उस बाथरूम डोर को फिक्स करने में लग जाता है। वलेरियो कहता है कि तुम्हें इस तरह दिन रात काम करके मिलना क्या है। डैनी कहता है कि अबे मेरी उम्र हो चुकी है 40 की, अब 10 साल में दम लगा के काम करूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा, और जब 50 का हो जाऊंगा तब बच्चे भी हो जाएंगे, फिर एलिस और बच्चों के साथ आराम से गुजारा करूंगा, यही तो है मेरा लक्ष्य। वलेरियो उसको काफी समझाता है कि आज में जीना सीखो, कल की खुशी के लिए आज की खुशी का गला मत घोटो। पर डैनी कुछ समझने को तैयार ही नहीं होता। अब एलिस उसको अपनी बनाई हुई एक खूबसूरत पेंटिंग गिफ्ट करती है, जिसको पाकर डैनी बड़ा खुश होता है। फिर बढ़िया तरीके से केक कट किया जाता है, और तब डैनी को लगता है जैसे सभी लोग स्लो मोशन में हैं। यहाँ से अगली सुबह डैनी जागता है तो देखता है कि एलिस बाथरूम में उल्टियां कर रही है। डैनी पूछता है कल रात ज्यादा पी ली थी क्या। एलिस कहती है इस हालात में शराब पीऊंगी क्या।
क्या मैं पागल कहीं के? डैनी की समझ में नहीं आता कि वो किस हालात के बारे में बात कर रही है। और तो और उसको घर एकदम साफ सुथरा और बदला बदला सा भी दिखता है। कल रात सेलिब्रेशन के लिए जो सजावट की गई थी उसका नामो निशान नहीं होता वहाँ पर। वो एलिस से पूछता है कि अरे तुमने इतना जल्दी सब कुछ साफ कैसे कर दिया? एलिस कहती है मैंने कुछ साफ नहीं किया, ये तो वैसा का वैसा ही है। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग, ये कहकर एलिस उसे किस करके जाती है। एंड अब डैनी सोच में पड़ जाता है कि यार ये कितनी बार हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है मेरा। तभी एलिस का बड़ा पेट देखकर वो पूछता है कि माँ बनने की इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? जब बनोगी तब देखा जाएगा, फिलहाल ये पेट से तकिया निकालो चलो। लेकिन दोस्तों फिर पता चलता है कि पेट पर कोई तकिया नहीं है, पेट सच में बड़ा हो गया है। वो पूछता है कि कल पार्टी में बहुत खा लिया था क्या तुमने? एलिस कंफ्यूज हो जाती है कि किस पार्टी की बात कर रहे हो, कल कोई पार्टी हुई नहीं। ए भगवान, कल मेरा बर्थडे पार्टी नहीं था क्या? और तुमने मुझे वो अच्छी सी पेंटिंग भी तो गिफ्ट की थी, याद है? एलिस कहती है उस बात को 1 साल हो चुका है मेरी जान, और तुम एक बात बताओ, तुम साल भर से कोमा में थे क्या? और तो और दोस्तों कैलेंडर पर भी साल होता है 2011। डैनी को टेंशन में पसीना आ जाते हैं कि 1 साल ऐसे हवा में कैसे उड़ गया। एलिस को भी लगता है कि शायद कल ऑफिस में डैनी ने बहुत ही शराब पी होगी और उसका हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं। वो डैनी को शांत करने की कोशिश करती है कि देखो तुम नहा लो पहले और घर पे आराम करो, आज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन डैनी वो तो कहता है कि ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन दोपहर को जाऊंगा, कहकर वो नहाता है और थोड़ी देर आराम करके सोकर उठता है। फिर वो एलिस को देखने जाता है तो एलिस का पेट एकदम से नॉर्मल होता है। तब जाकर डैनी की जान में जान आती है कि अच्छा हुआ जो मैंने देखा वो बस एक सपना था। वो एलिस से कहता है कि मुझे सपना आया था कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं तो डर ही गया था वैसे। एलिस कहती है क्या मैं और प्रेग्नेंट? अभी तो एक पैदा किया है, अब 2 साल तक मैं दूसरे बच्चे के बारे में सोच भी नहीं सकती। डैनी का सर चकराने लगता है और तब बच्चे की रोने की आवाज आती है। वो धीरे से जाकर देखता है तो वहां पर एलिस एक बच्चे के साथ खेल रही होती है और डैनी समझ नहीं पाता कि ये कैसी भूल भुलैया चल रही है भाई। हर बार वो सोकर उठता है तो 1 साल गुजर चुका होता है। पिछली बार सोकर उठा था तो एलिस प्रेग्नेंट हो गई थी और अब सोकर उठा है तो बच्चा भी पैदा हो गया। डैनी तो ये तक नहीं जानता कि उसे लड़का हुआ या फिर लड़की। वो कहता है कि हमारा बेटा बड़ा क्यूट है। एलिस कहती है भगवान, ये बेटा नहीं है बेटी है, मुझे तो लगता है कि डिमेंशिया तुम्हारे पापा को नहीं तुम्हें हो गया है। अब डैनी तो बच्ची का नाम भी नहीं जानता, लेकिन कोई बहाना करके वो एलिस के मुंह से बच्ची का नाम भी सुन लेता है। इनकी बेटी का नाम है गैबी। अब डैनी और देर नहीं लगाना चाहता और सीधे एक थेरेपिस्ट के पास चला जाता है। फिर यहाँ तो वो डॉक्टर को अपनी सारी चीजें बताता है कि 2 साल पहले बर्थडे की रात में सोया और जब मैं उठा तो 1 साल जा चुका था और उस 1 साल में मेरी वाइफ प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। दूसरी बार सोकर जागा तो 1 और साल गुजर चुका था और बच्ची भी पैदा हो गई, पर मुझे तो सिर्फ अपने बर्थडे याद है, बाकी के दिन मैंने क्या किया, मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। कहीं मेरे पापा का डिमेंशिया मुझे भी तो नहीं हो गया? पर डॉक्टर कहते हैं कि मैंने तुम्हें पूरी तरह चेकअप कर लिया है, तुम्हारा ब्रेन एकदम नॉर्मल है, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं और डिमेंशिया कोई ऐसी बीमारी तो है नहीं कि तुम्हारे पापा को थी तो तुम्हें भी हो जाए। मुझे तो लगता है कि तुम अपनी जॉब को लेकर काफी टेंशन में रहते हो। एक काम करो, कुछ दिन छुट्टी लो और फैमिली के साथ वेकेशन पे जाओ, तुम्हारा माइंड भी काफी रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन डैनी उसकी बात को मानना ही नहीं चाहता। वो घर आता है तो गैबी बहुत रो रही होती है। एलिस किसी क्लाइंट के लिए खास पेंटिंग बना रही होती है और लगता है उसे ये पेंटिंग जल्दी बनाकर देना है। उसे डैनी पर गुस्सा आता है और वो कहती है वो सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी बेटी है, समझे डैनी? एक बार उसे उठाकर लाड प्यार कर लोगे तो तुम्हारी नौकरी नहीं चली जाएगी। सुनकर तो डैनी बौखला जाता है क्योंकि वो रियलाइज करता है कि आज तक उसने एक बार भी अपनी बेटी को हाथ नहीं लिया और तो और एलिस उसके साथ खुश नहीं है, बस नाम के लिए डैनी के साथ जी रही है। डैनी पूछता है एक बात बताओ, क्या मैंने एक बार भी गैबी का ख्याल नहीं रखा? अब एलिस अपने मन की भड़ास निकाल देती है कि ख्याल? तुम हमारे साथ रहोगे तभी तो ख्याल रखोगे बच्चे का, तुम तो हमेशा ऑफिस में पड़े रहते हो। अपनी बच्ची को कभी प्यार किया होता तो पता चलता कि बाप होने का क्या मतलब होता है। सुनकर डैनी को बड़ी कंफ्यूजन भी होती है और वो तुरंत जाकर गैबी को उठा लेता है और उसे शांत करके सुला भी देता है। फिर बाथरूम में जाकर वो अपना मुंह धोता है और झट से दोस्तों उसके चेहरे का जैसे ट्रांजिशन होता है और उसकी मूछें होती हैं। अचानक मूछों को देखकर वो घबरा जाता है, लगता है उसकी उम्र बड़ी हो गई है। वो जल्दी से किचन में जाता है तो वहां पर एलिस उसके लिए बर्थडे केक बना रही होती है। अगेन दोस्तों वो पूछता है कि मैंने ये मूछें कब से रखी है, तुम्हें कुछ पता है क्या? एलिस कहती है 3 महीने से। अब उसकी आवाज में प्यार जरा कम हो चुका था और डैनी कैलेंडर में देखता है कि साल है 2013। आज डैनी का 43 बर्थडे है और एलिस उसे कुछ पैनकेक्स बना कर देती है। देखते ही देखते रॉकेट की तेजी से 3 साल बीत चुके थे और डैनी को पता भी नहीं चला। वो बेबस होकर एलिस से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ खुश हो? ये बताओ, क्या मैं तुम्हारे और बेबी के साथ वक्त बिताता हूँ? एलिस कहती है शुक्र है, अब तो तुम्हें ये पूछने की सूझी कम से कम। 3 साल से मुझे जो घुटन हो रही है वो शायद तुम समझ ही नहीं पाओगे। तुम बहुत बदल गए हो डैनी, मेरे लिए तुम्हारे पास वक्त ही नहीं होता, लेकिन ऑफिस का काम करने के लिए तुम दिन रात अवेलेबल रहते हो। कम से कम इस बर्थडे पर तो तुम हमारे साथ थोड़ा वक्त गुजारो। चलो सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं ना। पर नहीं, डैनी तो अब भी यही कहता है कि ठीक है, सुबह से लेकर दोपहर तक मैं तुम्हारे साथ वक्त बिता सकता हूँ, दोपहर को तो ऑफिस जाना ही होगा मुझे। और अब एलिस तो गिव अप कर चुकी थी और कहती है एक काम करो, तुम प्लीज ऑफिस चले जाओ और अपना काम देखो, बस मेरे साथ ये वक्त बिताने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन हाँ, जाने
सोने से पहले अपनी बेटी को किस करके जाना। डैनी कहता है कि हाँ वो तो मैं करूंगा ही, उसे तुमने बेड पे सुलाया है या फिर पालना में। एलिस कहती है पालना में? तुम बाहर जाकर देखो तो पता चल जाएगा। और डैनी बाहर जाकर देखता है तो गैबी अब बड़ी हो चुकी थी और चल भी रही है। उसको चलते हुए देखकर डैनी की खुशी का ठिकाना नहीं होता, और तो और वो डैनी को पापा भी कहती है तो डैनी झूमने लग जाता है और एलिस से कहता है कि ये देखो गैबी चल रही है, उसका पहला शब्द है पापा, वो मुझे बुला रही है। एलिस कहती क्या नाटक चल रही है, उसने तो कब का चलना शुरू कर दिया था, लेकिन तुम्हें तो आज ही फुर्सत मिली है उसको चलते हुए देखने की। और उसका सबसे पहला शब्द पापा नहीं था, मम्मा था, और मैंने उसकी वीडियो बनाकर भी रखी है, तुम्हें भेजी भी थी, लेकिन तुम्हें तो उस वीडियो को देखने का भी टाइम नहीं है। एंड तब जाकर डैनी रियलाइज करता है कि काम के पीछे वो पागल होता जा रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली से दूर होता गया। डैनी वलेरियो से मिलने जाता है और उसे बताने लगता है कि भाई मेरे साथ ये चीजें हो रही है। 2 साल पहले तुम्हें याद है हम दोनों ने मिलकर मेरे घर का बाथरूम डोर फिक्स किया था, उसके बाद आज मिल रहा हूँ मैं तुमसे, मेरे पॉकेट में सिगरेट है और मैं उसको स्मोक कर रहा हूँ, जबकि मैं जानता तक नहीं कि ये आदत मुझे कब और कहां से लगी। इसी बीच तुम्हें पता है एलिस प्रेग्नेंट हुई, बच्ची भी पैदा हो गई और अब तो बच्ची बात भी करने लगी है, लेकिन मुझे इनमें से किसी भी बात का होश क्यों नहीं है। मुझे तो लगता है कि मैं कोई टाइम ट्रेवल कर रहा हूँ। ये सारी चीजें मैं किसी और को बताऊंगा तो लोग मुझे पागल समझेंगे, कम से कम तुम तो मुझे समझ पा रहे हो ना। वलेरियो उसको टुकुर टुकुर देखता है और कहता है हाँ यार मैंने ऐसी बातें मूवीज में देखी थी, पर अब लग रहा है वो सब सच ही होगा। पर डैनी को साफ पता चल रहा है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। वो कहता है कि प्लीज यार मजाक छोड़, मेरी मदद कर, इन 2 सालों में मैंने तुमसे कभी बात की थी क्या, ये बताओ। वलेरियो कहता है कि 3 महीने पहले तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे काम की वजह से तुम्हारे और एलिस के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, उनके साथ तुम वक्त बिताना चाहते हो और इस मामले में मदद के लिए तुम किसी थेरेपिस्ट के पास भी जाने वाले थे। पर मुझे तो लगता है कि तुम्हें ये नौकरी छोड़कर कुछ महीनों के लिए अपने परिवार के साथ कहीं और जाकर चैन से रहना चाहिए, टेंशन भी कम हो जाएगा और एलिस को भी खुशी होगी। डैनी फैसला कर लेता है कि उसका काम ही सारी मुसीबतों की जड़ है और वो आखिरकार काम छोड़ने का फैसला करके ऑफिस जाता है। लेकिन ये देखिए वहां पर एंटर करते उसका ड्रेस बदल जाता है, उसने कोट सूट पहना होता है और तब उसको पता चलता है कि इसी बीच फिर 1 साल गुजर चुका था और अब डैनी इस कंपनी का डायरेक्टर बन चुका है। लेकिन वो खुद ये बात नहीं जानता और बाकी एम्प्लॉइज से पूछता है कि हमारे डायरेक्टर कहां पर हैं। वो लोग तो उस पर हंसते हैं और कहते हैं कि सर मजाक छोड़िए, आप ही तो हैं कंपनी के डायरेक्टर। एंड डैनी बिलीव नहीं कर पाता और वो पिछले डायरेक्टर की सेक्रेटरी जिसका नाम कैटी है उससे पूछता है कि वैसे मैं इस कंपनी का डायरेक्टर बना कैसे। वो कहती है कि सर शायद आज आप मजाक के मूड में हैं, इसीलिए मैं बता ही देती हूँ। हमारे पिछले डायरेक्टर रिटायर हो गए और उन्होंने आपको ये पोजीशन सौंपी क्योंकि आपने इस कंपनी के लिए दिन रात मेहनत की है और सिर्फ आप इस पोजीशन को डिजर्व करते हैं। डैनी कहता है पर मैं तो इस्तीफा देने आया था। कैटी कहती है ऐसी नौकरी भी कोई छोड़ता है क्या सर? इस पोजीशन के लिए आपको फ्री इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, सर्वाइवल बेनिफिट्स, हेल्थ इंश्योरेंस और भी कई तरह के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। ऐसे में कौन पागल होगा जो सिर्फ ये पोजीशन छोड़ देगा बताओ? हाँ तुम ठीक कहती हो, वैसे यही तो मेरा लक्ष्य भी था वैसे, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुझे अपने परिवार से दूर होना पड़ गया। तभी कैटी उसे एक गिफ्ट देकर बर्थडे विश करती है। काम के बाद डैनी पार्किंग लॉट में जाता है और अपनी कार की चाबी का बटन प्रेस करता है। उसके पास मामूली सी कोई कार थी, लेकिन उस बटन से ऑन होती है एक लग्जरी कार, जिसको देखकर डैनी के होश सच में उड़ जाते हैं। उसे ड्राइव करते हुए डैनी घर आ रहा होता है। एक तरफ तो उसे करियर में बहुत बड़ी सफलता मिली, लेकिन परिवार की खातिर तो उसने आज तक कुछ किया ही नहीं। करियर और फैमिली, इन दोनों के बीच उसे एक को चुनना होगा और वो चुनता है फैमिली को। तब एलिस कॉल करके कहती है कि काउंसलिंग सेशन 2 मिनट में शुरू हो जाएगा, इसके लिए तो कम से कम प्लीज वक्त पर आ जाना। डैनी को कुछ पता नहीं होता कि ये किस चीज की काउंसलिंग है, पर वो एलिस से पूछकर उसको गुस्सा भी नहीं दिलाना चाहता और उस जगह की लोकेशन भेजने को कहता है जहां पर काउंसलिंग है। एलिस भी भेज देती है और डैनी सीधे वहां पहुंच जाता है। ओहो, यहाँ तो दुर्घटना है दोस्तों। यहाँ पर पता चलता है कि इन दोनों ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है और उसी का काउंसलिंग चल रहा है। डैनी नर्वस हो जाता है और पूछता है कि ये काउंसलिंग कितने दिनों से चल रही है, कुछ पता है? एलिस कहती है कि 8 महीनों से चल रही है। तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। डैनी हक्का बक्का रह जाता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये है कौन जो मेरी जिंदगी पर रोज रोज रोड रोलर चलाकर मुझे बर्बाद किए जा रहा है? काउंसलिंग के दौरान जब डैनी से पूछा जाता है कि इतने दिन की काउंसलिंग के बाद आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, तो डैनी कहता है कि मैं तो बहुत ही क्लियर हूँ सर, मुझे अपनी वाइफ से कोई शिकायत नहीं है, मैं तो उसी के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। एलिस कहती नहीं सर, आप खुद जानते हैं कि पिछली बार डैनी ने कहा था कि उसे परिवार के साथ रहना अच्छा नहीं लगता और उसने ये भी कहा था कि इसीलिए मैं ज्यादातर ऑफिस में रहना पसंद करता हूँ। अब अचानक इसे परिवार पर इतना प्यार क्यों बढ़ रहा है? सब झूठ है सर, इसे ना मेरी फिक्र है और ना मेरी बेटी की। पर डैनी काउंसलर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे नहीं पता कि पिछली बार मैंने क्या कहा, अगर ऐसा कुछ भी कहा है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ प्लीज। अब मैं सुधर चुका हूँ और मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। 1 हफ्ते के बाद अगला काउंसलिंग सेशन रखिए, तब आप खुद
खुद देखेंगे कि मेरे बारे में एलिस का नजरिया बदल चुका है। काउंसलर भी मान जाता है। बाहर जाकर डैनी कहता है कि चलो घर चलते हैं एलिस, पर एलिस कहती है मेरा जी अच्छा नहीं है, मैं कहीं और जाना चाहती हूँ, बाद में घर आ जाऊंगी। कहकर एलिस वहां से निकलती है और डैनी अकेला ही घर आ जाता है। एक और तो उसे एलिस को खोने का डर है, तो दूसरी ओर इस बात की टेंशन कि उसकी लाइफ में ये हो क्या रहा है। इसी कंफ्यूजन में वो घर में रखे हुए फोटोज को देखने लगता है। उन फोटोज में कई खुशी के पल कैप्चर किए गए थे। उन मोमेंट्स में डैनी तो नजर आ रहा है लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं है। सोचिए ऐसी दुविधा में उसके मन में क्या हालत हुई होगी। वो टेंशन में फ्रिज से एक बियर निकाल कर पीता है और बचा हुआ बियर फिर अंदर रख देता है। मुड़ता है दोस्तों तो वो एकदम बदल चुका था। मतलब अब एक और साल बीत चुका है। इस तरह बात बात पर एक साल गुजरता जा रहा है डैनी की लाइफ में। बताओ। वो तुरंत एलिस को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। वो कहती है मैं घर पर ही हूँ। डैनी कहता है कि मैं भी घर पर हूँ लेकिन यहाँ तुम हो नहीं। एलिस चिल्ला देती है कि तुम काम के मजे में ये तक भूल गए कि मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा चुकी हूँ और दूसरे घर में रह रही हूँ। किस तरह के आदमी हो यार तुम। तो डैनी कहता है सॉरी गलती मेरी थी, लेकिन प्लीज एक बार तुम यहाँ पर आ सकती हो क्या, तुमसे एक जरूरी बात करनी है मुझे। वो बहुत ही विनती करता है तो एलिस कहती है ठीक है, मैं थोड़ा काम है, बाद में उसको खत्म करके आती हूँ। तब डैनी को एल्डर केयर सेंटर से कॉल आता है और वो बताते हैं कि डैनी के पापा का डिमेंशिया हद पार कर चुका था। फिलहाल वो बिल्डिंग की छत पर खड़े नीचे कूदने की धमकी दे रहे थे। डैनी तुरंत वहां पहुंचता है और छत पर जाकर अपने पापा से बात करता है। वैसे पापा से बात किए हुए डैनी को 5 साल हो चुके थे। डैनी पूछता है कि आप अपनी जान क्यों देना चाहते हैं पापा। वो कहते हैं कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अपनी स्वर्गवासी पत्नी के पास जाना चाहता हूँ बेटा। डैनी उन्हें बड़ी मुश्किल से समझा बुझा कर वापस नीचे लेकर आ जाता है और फिर उदास होकर घर चला जाता है। पर वहाँ किचन से कोई आवाज आती है तो डैनी को लगता है एलिस आ गई होगी, पर वहाँ होती है कैटी। डैनी पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कैटी कहती है मैं अभी ऑफिस से आई हूँ और सोचा हम दोनों के लिए डिनर बना लूं। डैनी तो चौंक जाता है कि ये मेरे लिए खाना क्यों बना रही है। और तब पता चलता है दोस्तों इसी बीच एक और साल बीत चुका है और इस एक साल में डैनी और कैटी साथ रह रहे हैं। डैनी पूछता है हम कितने दिनों से साथ में हैं। कैटी बताती है लगभग 7 महीनों से। हे भगवान, मैं कितना पतिव्रता आदमी था, एक साल में मेरा कैरेक्टर इतना ढीला कैसे पड़ गया। तभी कॉलिंग बेल बजता है तो डैनी कहता है कि प्लीज कैटी तुम बाथरूम में छुप जाओ, शायद एलिस आई होगी। कैटी कहती है तो आने दो उसको, हमें डरने की क्या जरूरत है, तुम दोनों का तो ब्रेकअप भी हो चुका है ना। तो डैनी कहता है कि फिर भी मुझे उससे थोड़ी पर्सनल बातें करनी है। कैटी को गुस्सा तो आता है लेकिन डैनी के रिक्वेस्ट करने पर वो बाथरूम में चली जाती है और फिर एलिस को अंदर लेकर वो उससे अपने दिल की बातें बताना शुरू करता है और अपने किए के लिए माफी मांगते हुए कहता है कि मेरे और तुम्हारे बीच मेरी जॉब आ गई, उसे मैं छोड़ने वाला हूँ। अब मैं, तुम और हमारी बेटी एक साथ खुश रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। इस तरह से अपनी बातों से वो एलिस को कन्विंस भी कर लेता है और दोनों किस करने वाले होते हैं। लेकिन तभी एलिस वहाँ कुछ चीजें देखती है और उसे पता चल जाता है कि घर में डैनी के अलावा एक लड़की भी है। और तब कैटी जानबूझकर बाथरूम के अंदर से कोई आवाज भी करती है और एलिस को यकीन हो जाता है कि डैनी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। वो डैनी को धोखेबाज बताकर गुस्से में चली जाती है। बड़ी मुश्किल से डैनी ने एलिस को कन्विंस किया था, लेकिन एक दिन अच्छे से बात करके क्या फायदा जब बाकी के 364 दिन डैनी यहाँ कुछ कर ही नहीं पा रहा था। अब डैनी कैटी से कहता है कि आइंदा अगर मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश भी करूं तो प्लीज मेरे मुंह पे मुझे रिजेक्ट कर देना और आज के बाद इस घर में कभी आना भी मत। कैटी तो डैनी को कोसते हुए चली जाती है। लगता है दोस्तों इस बीच एक और साल बीत चुका है और अगले सीन में कैटी डैनी को बर्थडे विश करती है। डैनी गुस्से में उस पर चिल्ला देता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि चाहे मैं कुछ भी क्यों ना कहूं तुम मुझे रिजेक्ट कर देना। और वो भी उल्टा डैनी पर भड़क जाती है कि तुम मेरे पैर पड़े थे कि प्लीज मेरी लाइफ में लौट आओ और अब पास आई पलट रहे हो, बस बहुत हो गया, मैं तुमसे बेहतर बॉयफ्रेंड ढूंढ लूंगी, कहकर वो निकल जाती है। दूसरी ओर दोस्तों जोरों शोरों से सेलिब्रेशन चल रहा होता है और ऑफिस में नए नए चेहरे होते हैं जिन्हें डैनी जानता तक नहीं। वैसे इन 5 से 6 सालों में कंपनी में काफी बदलाव आ चुका था। कंपनी के एम्प्लॉयज डैनी को जानते हैं लेकिन डैनी उन्हें पहचानता तक नहीं। वो कहता है मेरी तबियत खराब है इसलिए यहाँ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होगा, सभी घर जाओ, कहकर वो सभी को भगा देता है अपने बेस्ट फ्रेंड वलेरियो को छोड़कर सिर्फ। फिर दोनों दोस्त बैठकर बातें करते हैं। डैनी कहता है तुम्हें याद है 6 साल पहले मैंने तुमसे कहा था कि 50 की उम्र तक मैं करियर में ऊंची पोजीशन पर पहुंच जाऊंगा और फिर रिटायर होकर अपनी फैमिली के साथ रहूंगा। लेकिन मेरी जो हालत हो रही है ना, उससे तो लगता है कि मुझे फैमिली के साथ रहने का मौका ही नहीं मिलेगा। पहले तो हर दिन 1 साल गुजर जाता था लेकिन अब तो पलक झपकते ही 1 साल गुजर रहा है। इस पर वलेरियो कहता है कि हाँ यार मुझे लगता है ये इस शराब का कमाल है, मेरे दिन भी बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं। वैसे डैनी के हर बर्थडे पर वलेरियो दोस्तों उससे एक ही रिक्वेस्ट करता है कि बस एक बार रोलर कोस्टर राइड पर जाकर बच्चों की तरह एंजॉय करें भाई। लेकिन हर बार डैनी मना कर देता था और इस बार भी वो मना करते हुए कहता है कि यार मेरी खुद की लाइफ किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है और तुम हो कि बच्चों जैसी हरकतें करना चाहते हो। सुनकर वलेरियो उदास होकर वहां से चला जाता है। अब दिखाते हैं कि डैनी एलिस से मिलने के लिए उसके घर जाता है, पर एलिस अब उसकी बातों में आने वाली नहीं थी क्योंकि हर बर्थडे पर डैनी उससे अच्छे से बात करता है। लेकिन उस एक दिन के बाद पूरा साल वो एलिस की ओर देखता तक नहीं। वो
कह देती है कि यार इस बार तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातों को ना मैं सुनूंगी नहीं, तुम कैटी के साथ आराम से रहो, वहीं जिंदगी गुजारो और मुझे तंग मत करो। डैनी उसको समझाने लगता है लेकिन वो कहती है हर बर्थडे पर तुम ऐसी बातें करते हो जैसे हमारे बीच कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं भी कन्विंस हो जाती हूँ कि तुम बदल गए हो, तुम मुझ पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे, इसके बावजूद मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था और इसीलिए हमेशा तुम्हारा ख्याल रखती रही। मैं इंसान हूँ, कोई गुड़िया नहीं जिसे जब चाहा ऑन किया और तुम्हारी मर्जी से चलने लग जाए। पर अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं रहूं ना रहूं तुम्हें कोई फर्क पड़ता ही नहीं, तुम मुझसे नफरत करते हो बस। और मैं वैसे भी बता दूं तुमसे मुझे कोई लेना देना है ही नहीं, प्लीज चले जाओ यहाँ से जाओ। कहकर वो दरवाजा बंद कर लेती है। पर दोस्तों डैनी दरवाजा पीटता रह जाता है। अचानक दरवाजा खुलता है और इस बार दरवाजे पे कोई और खड़ा होता है। डैनी पूछता है तुम कौन हो, एलिस कहाँ पर है? और तब एलिस आती है। अब डैनी का चेहरा और बदल चुका है, मतलब एक और साल बीत गया है और आज फिर डैनी का बर्थडे है। और जिसने दरवाजा खोला वो एलिस का लैंग्वेज ट्रेनर है और शायद उसका बॉयफ्रेंड भी, जिसका नाम है उमर। और यहाँ एलिस तो बस नाम के वास्ते डैनी को बर्थडे विश करती है और कहती है अब आ ही गए हो तो गैबी और हमारे डॉग को जरा घुमा कर लेकर आ जाओ। तब डैनी गैबी को देखता है जो कि काफी बड़ी हो चुकी है और बढ़िया बातें भी करती है। देखने के बाद डैनी को खुशी तो होती है लेकिन वो उदास भी है कि उसकी लाइफ जा कहाँ रही है, उसे पता ही नहीं चल रहा। खैर वो गैबी और डॉग को पार्क में लेकर जाता है और इस एक साल में डैनी अक्सर इसी तरह अपनी बेटी से मिलता था और उसे पार्क लेकर आता था, लेकिन उससे बात करने के बजाय डैनी अपने मोबाइल पर बिजी रहता था। लेकिन आज वो गैबी से पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं बेटा। तो गैबी भी कहती कि पापा आप मुझसे इसी तरह बातें कीजिए ना, ये मुझे पसंद है, मुझे पास बिठाकर मोबाइल मत देखिए, वो मुझे पसंद नहीं है। इस तरह वो बहुत ही क्यूट तरीके से अपने पापा से बात करती है। डैनी भी कहता है ठीक है, अगर आज के बाद मैंने तुम्हारे साथ खेलने के बजाय मोबाइल देखा ना तो मुझे कह देना कि मोबाइल ऑफ करो और मेरे साथ खेलो, बस इतना कह देना। और अगर मैं तब भी ना मानू ना तो पास में कोई डंडा पड़ा हो ना उसे उठाकर मुझे मारना, तब मेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। ओ इस तरह बेटी से कहकर वो उसे घर लेकर आ जाता है। तब उमर डैनी को समझाता है कि लाइफ में दो चीजें होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एक है बीता हुआ कल और दूसरा आने वाला कल। लेकिन आज की जो खुशी है वो हमारे कंट्रोल में है क्योंकि हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो आज हमें खुशी देगी। वैसे मैंने और एलिस ने सोचा था कि दोनों कुछ दिन साथ रहेंगे और अगर एक दूसरे को पसंद करने लगे तो परमानेंटली साथ रहेंगे और यहाँ से दूर किसी और शहर चले जाएंगे। ये कहकर उमर अब चला जाता है। डैनी को इससे बस चिढ़न होती है लेकिन अब कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं है। तब वो डॉग डैनी के पैरों के पास आ जाता है और डैनी एक बॉल को दूर फेंकता है। डॉग उसको लेने के लिए भागता है लेकिन जब वो वापस आता है तो बड़ा हो चुका था। लो यार, इतने में एक और साल बीत गया। तब वलेरियो का कॉल आता है और डैनी तुरंत उससे मिलने जाता है। असल में वलेरियो को कैंसर है और उसके जिंदा रहने के सिर्फ 50% चांसेस है। जानकर डैनी को बहुत ही बुरा लग जाता है। पलक झपकते ही एक और साल बीत जाता है और अब तो शायद डैनी वलेरियो को जिंदा देख भी नहीं सकेगा। यही सोचकर डैनी मायूस हो जाता है लेकिन वलेरियो को हिम्मत देता है कि फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं जब कल तुमसे मिलूंगा तो तुम पहले जैसे नॉर्मल हो जाओगे। इस तरह उसे झूठी ही सही दिलासा देकर डैनी घर आ जाता है। अकेलापन उसे खाया जाता है और उसे ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं ना कि वो इमोशनल होकर रोने भी लग जाता है। एलिस से हुई पहली मुलाकात और झट से प्यार हो जाना, एक साल के प्यार के बाद शादी, उसके साथ घूमना फिरना, उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स, गिफ्ट्स, इन सभी को देखकर वो टूट जाता है। और आखिर में डैनी अपने पापा को देखकर एल्डर केयर सेंटर जाता है। उसके पापा को तो अब कुछ भी याद नहीं, डैनी को भी वो भूल चुके थे। अचानक वो खांसने लगते हैं तो डैनी उनके लिए पानी लेने जाता है लेकिन जब वो पानी लेकर लौटता है तो एक और साल बीत चुका था। इसी बीच पापा भी चल बसे और अब यहाँ सिर्फ उनकी कुछ चीजें पड़ी हुई थी। असल में उन चीजों को ले जाने के लिए ही डैनी यहाँ पर आया था। आज फिर से डैनी का बर्थडे ही है और वो बहुत ही उदास है। उसे डर है कि इस एक साल में वलेरियो को कुछ हो ना गया हो। वो वलेरियो को कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। डैनी टेंशन में बाहर जाता है तो देखता है कि वो एकदम आराम से कार के पास खड़ा सिगरेट पी रहा है। उसे पहले जैसा देखकर डैनी एकदम से खुश हो जाता है क्योंकि डैनी को डर था कि इस एक साल के अंदर वलेरियो मर ना जाए। लेकिन वो कहता है नहीं यार, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ, ये देख सिगरेट भी है मेरे पास। असल में कैंसर के सिम्टम्स पूरी तरह से मिट चुके थे जिसकी वजह से वो बढ़िया फील कर रहा था, लेकिन कैंसर ठीक हुआ या नहीं ये तो पता नहीं। खैर वो डैनी को पिकअप करने वहां पर आया था। डैनी बड़ा खुश होता है और कहता है कि तुम कई सालों से मेरे बर्थडे पर वो मेरे साथ रोलर कोस्टर राइड पे जाना चाहते थे ना, आज हो जाए क्या? सुनकर वलेरियो की खुशी का ठिकाना नहीं होता और दोनों यार मजे से खेलते हैं और रोलर कोस्टर पर राइड भी करते हुए बड़े एक्साइटेड होते हैं, मानो ये उनका कई सालों का सपना हो जो पूरा हो रहा हो। क्या पता कल एक और साल बीत जाए और ये पल फिर एंजॉय करने को ना मिले। इसीलिए जब टाइम है तभी लाइफ को जीना है, ये सोचकर दोनों बच्चों की तरह एंजॉय करते हैं। देखते देखते डैनी की लाइफ के 10 साल बीत गए और अब वो 50 का हो गया है। वो फैसला कर लेता है कि अब वो काम पर नहीं जाएगा और सीधे अपनी कंपनी में जाकर अपना इस्तीफा दे देता है। कैटी से माफी भी मांगता है कि उस दिन मैंने तुम्हारे साथ रूड बिहेव किया था, उसके लिए सॉरी। फिर वो एलिस को कॉल करके विनती करता है कि सिर्फ मेरे
इस बर्थडे के लिए क्या तुम और गैबी यहाँ रहने आ सकते हो घर पर, तीनों साथ मिलकर वक्त बिताएंगे। असल में एलिस ने उमर का साथ छोड़ दिया था। लगता है दोनों के बीच कोई खास अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई। वो गैबी के साथ अकेले ही रह रही थी। तो इस बार वो डैनी की बात मान जाती है। उसे डैनी पर विश्वास होने लगा था क्योंकि पिछले 3 सालों में डैनी का किसी भी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं था। फिर क्या था, डैनी जल्दी से अपनी बेटी के लिए एक डॉग खरीद कर लेकर जाता है और फिर डैनी और एलिस मिलकर वापस घर आ जाते हैं और तीनों साथ में खूब मस्ती करते हैं। पिछले 10 सालों में डैनी इतना खुश कभी नहीं था। उस रात वो एलिस को सब कुछ बताने लग जाता है कि पिछले 10 सालों में उसके साथ क्या हुआ। एलिस भी उसकी बातें कुछ हद तक समझ पाती है और फिर दोनों अपनी पहली मुलाकात, दोनों का लव प्रपोज करना, शादी करना और फिर इस घर में खुशी खुशी लाइफ की शुरुआत करना, इन सभी के बारे में पुरानी यादें ताजा करते हुए बड़े खुश होते हैं। फिर डैनी गैबी को सुलाने के लिए उसे कोई कहानी सुनाने लगता है और वो सोच लेता है कि मुझे कल सुबह कोई बदलाव नहीं चाहिए, मुझे यही लाइफ चाहिए हमेशा के लिए। इस तरह सोचते हुए वो सो जाता है एंड अगली सुबह जब वो उठता है ना तो बेड पर गैबी नहीं होती। लगता है एक और साल बीत गया। यही सोचकर डैनी घबराकर किचन में आता है तो वहाँ पर एलिस और गैबी मिलकर उसके लिए गर्मा गर्म पैनकेक्स बना रही होती है। तो क्या आज भी डैनी का बर्थडे है यार? इसका जवाब है नहीं, बल्कि लगता है अब सब कुछ ठीक हो चुका है और डैनी उस टाइम लूप या उस टाइम जंप से बाहर निकल चुका है। दरअसल आज डैनी का बर्थडे नहीं है, बर्थडे कल था, आज अगला दिन है। डैनी का बर्थडे अक्टूबर 26 को है और आज डेट है अक्टूबर 27, एकदम नॉर्मल दिन। यह जानकर डैनी को इतनी खुशी होती है ना कि शायद आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। वो एलिस से कहता है कि पिछले 10 सालों में मैंने क्या किया ये मैं खुद नहीं जानता और ना ही उसको बदल सकता हूँ, लेकिन आगे की लाइफ मैं तुम दोनों के साथ ही जीऊंगा, प्लीज मेरी लाइफ में लौट आओ। लेकिन एलिस जो 10 साल से ये नाटक देख रही है वो झट से हाँ नहीं करना चाहती और कहती है मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। तब गैबी पूछती मम्मी पैनकेक्स तैयार हैं क्या? एलिस भी उसको गर्मा गर्म पैनकेक्स देती है पर डैनी कहता है कि 10 तक गिनो गैबी, तब ये पैनकेक ठंडा हो जाएगा, फिर इसे खाना, तब मम्मी को जल्दी जल्दी बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आराम से खाने का तुम्हें मजा भी आएगा। अब डैनी के मुंह से ये सुनकर एलिस जरा हैरान हो जाती है। तीनों मिलकर 10 तक गिनते हैं और डैनी तो बहुत ही धीरे धीरे गिनता है। वैसे तो डैनी पैनकेक के ठंडे होने का इंतजार नहीं करता था, हमेशा जल्दबाजी में खाता था। उसे इतना सब्र से गिनते देखकर एलिस समझ जाती है कि कुछ भी हो डैनी के अंदर बदलाव तो आया है। अब उसे डैनी पर विश्वास होने लगता है कि वो पहले की भी गलतियां दोबारा नहीं दोहराएगा और अपने परिवार के साथ वक्त गुजारेगा। वो डैनी को एक और मौका देने का फैसला कर लेती है और एलिस के इसी सही फैसले के साथ होता है स्टिल टाइम नाम के इस मूवी का अंत 10 साल काम ही काम करके 50 की उम्र में परिवार के साथ जुड़ने का डैनी का जो आइडिया था वो उसे कहां से कहां लेकर गया ये तो हम देख चुके हैं दोस्तों। उसने 10 साल खोए जरूर हैं लेकिन उन्हें खोकर भी वो लाइफ के बारे में काफी कुछ सीख भी पाया था। वैसे इस मूवी में डैनी के साथ जो हुआ वो कोई टाइम लूप था या फिर डैनी के पापा का जो डिमेंशिया था वो डैनी को हुआ या फिर पता नहीं क्या, ये सारी चीजें मूवी में नहीं बताई गई। वेल इस बारे में आपको क्या लगता है वैसे कि ये फंसा कैसे उस लूप में? कमेंट करके बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो, थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट रहा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।